अस्सलाम वालेकुम। 5 पिलर हैं अकाउंटिंग के: एसेट्स, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, लायबिलिटीज और कैपिटल। ठीक है, उनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं, 3 रह गए हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे 3 मुकम्मल हो जाए। उसके बाद डिस्काउंट का एक टॉपिक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, ये पांचों चीज़ें, पांचों डेफिनेशन बहुत अहम है। पूरी अकाउंटिंग इनके गिर्द घूमती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, इसलिए इनको वर्ड टू वर्ड बड़ा अच्छी तरह समझना भी है और कॉन्सेप्ट भी इनका समझना है और इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ये चीज़ें अहम हैं। आगे भी जो आपने लेक्चर नेक्स्ट जो अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होना है उसमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी है। ठीक है, तो इसलिए अच्छी तरह इन चीज़ों को समझें। आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग शुरू करते हैं जी साहब, रेवेन्यू। रेवेन्यू को उर्दू में कहते हैं आमदन। आमदन किसे कहते हैं? कारोबार में आमदन क्या है? देखें, पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसको व्हाइट बोर्ड पे लिखिए, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट ये है, आमदनी का मतलब क्या है? कारोबार में आमदनी का क्या मतलब? हम लोगों में पहले पिछली जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने एक चीज पढ़ ली थी कि कारोबार में या तो गुड्स बेची जाती हैं या ऐसा ही है। जब कारोबार में, अब ये बताने लगा हूं कि आमदनी किसे कहते हैं। जब कारोबार में हम गुड्स बेचते हैं अपने कस्टमर को या सर्विसेज बेचते हैं, अच्छा, गुड्स बेचनी होती हैं और सर्विसेज के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुहैया करना। ठीक है, गुड्स सोल्ड यानी कि गुड्स बेची जाती हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइडेड या सर्विसेज खिदमत मुहैया की जाती है। ठीक है, तो जब ये दोनों चीजें हम बेचते हैं ग्राहक को, तो उससे जो कीमत हम लेते हैं, जो उससे हमने उसके प्राइस चार्ज की है, वो आपकी क्या कहलाती है? मसलन हमने गुड्स बेची है 5,000 रुपए की, तो ये 5,000 रुपए क्या हो गया? हमारी आमदनी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यूज। इसमें क्या है जी? इसमें प्राइस लिखे। प्राइस, बिल्कुल। अब देखें, इसकी डेफिनेशन सिंपल ये है, सिंपल, कि जब हम अपने ग्राहक को गुड्स या सर्विसेज, गुड्स बेचते हैं या सर्विसेज मुहैया करते हैं, तो उसके बदले में जो प्राइस लेते हैं, जो उसकी कीमत लेते हैं, वो क्या कहलाती है? कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात है। आपके जो शॉपकीपर हैं मोहल्ले में, वो जो चीज़ बेचते हैं, तो जो जो चीज़ें वो बेची जा रही हैं, शाम को बैठ के वो सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। ऐसे ही होता है, पैसे इकट्ठे करके गिनते हैं। वो जो टोटल होता है उसका, अगर वो कैश बेस भी सारा चल रहा है, नकद ही सारा कुछ उसने बेचा है, तो वो जितना पैसा इकट्ठा हुआ है वो सारा उसकी क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसी के तरीके को हम व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? When goods sold or services provided। अब देखें, दोनों के लिए लफ्ज डिफरेंट है। गुड्स के लिए सोल्ड है, लेकिन सर्विसेज के लिए प्रोवाइडेड है। ठीक है, गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड किसको? कस्टमर। कस्टमर को क्या कहते हैं? ग्राहक या ग्राहक। ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड किसको? कस्टमर। ये जो हमने गुड्स या सर्विसेज बेची है, तो प्राइस, जो कीमत है, चार्ज जो वसूल की गई है या आपका बाजू वसूल है, तो चार्ज की उसको हमें बताई देती है, इसकी प्राइस वो ये है, तो उसकी गुड्स या सर्विसेज हमसे ले रही है। गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर, किस पे? प्राइस, जो उससे उसकी बेस पे जो हम उससे प्राइस चार्ज करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी? रेवेन्यू। जो प्राइस हम चार्ज करेंगे उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू। उर्दू में हम उसे कहते हैं आमदन। सिंपल। अब पढ़े नोट्स में क्या लिखा है? नोट्स में कौन से नंबर पे डेफिनेशन? 46। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेवेन्यू? ठीक है, ये सवाल है, रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू की टर्म जो है, इसका क्या मतलब है? आप इससे क्या समझते हैं? तो उर्दू में जो लिखा है ना, आप वो पढ़ रहे हैं। उर्दू में क्या लिखा है? रेवेन्यू से मुराद वो कीमत, रेवेन्यू से मुराद क्या? वो कीमत है। किस चीज की? जो अशिया को फरोख्त करके या ग्राहकों को खिदमत फराहम करके हासिल की जाती है। ओके,
डन? समझ आ गई बात? अच्छा, रेवेन्यू में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन ये क्रिएट होती है कि मैंने एक बंदे को गुड्स बेची और वहां से मैंने लिए 10,000 रुपये, उसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए, तो मेरी आमदनी कितनी है? आमदनी कितनी होगी? 10,000। अब मैंने एक दूसरे बंदे को गुड्स बेची 5,000 की, 5,000 की मैंने गुड्स बेच दी उसको, हमने दोनों में तय हो गया कि इनकी कीमत 5,000। वो गुड्स लेके चला गया, मुझे पैसे दिए नहीं उसने, वो मुझसे उधार लेके गया गुड्स। क्या मेरी कोई आमदन हुई? नहीं। आमदन मेरी कितनी होगी? 5,000। यही तो मैं कह रहा था कि कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं या पढ़ने वाला ये समझ लेता है कि जो पैसे मिले हैं वो आमदन, हालांकि ऐसा नहीं है। हमने क्या लिखा है कि उन गुड्स या सर्विसेज पे जो कीमत चार्ज की जाती है, जो उनकी प्राइस तय हो जाती है, वो है आमदन, चाहे वो आपको कैश की शक्ल में मिल गई है या नहीं मिली। अब आपकी कमाई जो आमदन है वो कितनी है? 15,000। 10,000 की मेरी जो आमदन है वो कितनी है? 15,000। 10,000 की मैंने नकद चीजें बेची हैं और 5,000 की मैंने, टोटल मेरी सेल कितनी हुई है? 15,000। ये जो सेल हुई है ना, ये मेरी है आमदन। जो मैंने जितनी कीमत की मैंने गुड्स बेच दी, जो मैंने कीमत अपने कस्टमर को चार्ज कर दी, जो मैंने उनके खाते में डाल दी, वो पैसे हैं मेरी आमदन, चाहे वो मुझे मिले हैं या नहीं मिले, मिल जाएंगे। अब देखिए लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स, मुश्किल कहाँ पे आती है? जब वो कैश को और रेवेन्यू को मिक्सअप कर रहे हैं, इन दोनों को वो एक चीज समझ ले। अभी जैसे आप लोगों ने भी समझ लिया, देखिए मैंने चीजें कितने की बेची हैं टोटल? 15,000। लेकिन मुझे मेरे गले में कैश कितना पड़ा हुआ? 10,000। वो जो गले में कैश पड़ा हुआ ना, वो एक अलग चीज है, कैश एक अलग चीज है, लेकिन टोटल आमदनी या टोटल बिक्री जो मेरी सेल है वो एक अलग चीज है। ठीक है? जो मेरी टोटल सेल हुई है ना, वो है मेरा रेवेन्यू। समझ आ गई बात? वो कैश जो मिला है वो मेरी आमदन नहीं है। मेरी आमदन वो है जितने की मैंने चीजें बेची हैं या जितने की मैंने सर्विसेज मुहैया की। हो गया क्लियर? आइंदा तो नहीं ये कंफ्यूजन होगी, ठीक है? ये कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम लोग मैट्रिक तक यही सुनते आते हैं, ठीक है? लेकिन असल में आमदन किसे कहते हैं? जो हमारी चीजें, जो इतना कैश, जितनी हमारी गुड्स बिक गई, चाहे वो पैसे अभी मिले हैं या बाद में मिले, नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो आमदन, आमदन का हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा जी, अब इसकी मिसालें लिख लेते हैं। मसलन गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, ये भी आमदन है। एंड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000 है। ठीक हो गया? गुड्स बेची हैं नकद कितने की? 10,000। और फिर क्या किया? गुड्स बेची हैं ऑन क्रेडिट उधार कितने की? 5,000। ये का मतलब है इस मिसाल में, ठीक है, सेल्स यानी कि रेवेन्यू इज इक्वल टू कितना है? 3,000। बात ये है आमदन का कॉन्सेप्ट, समझ आ गई? ओके, अगले नेक्स्ट पे चले। ये मिसाल लिखने के साथ उर्दू में इसको कैसे लिखेंगे? 10,000 रुपए की नकद चीजें बेची, 5,000 रुपए की उधार चीजें बेची, और यहाँ पर इस मिसाल में टोटल आमदन कितनी है? 15,000। ठीक है, लिख लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अगली चीज देखो, ये यही किया, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा, ठीक है? बाद में इसको साफ उर्दू में तर्जुमा करेंगे। दूसरी डेफिनेशन देखो, इसका उलट, आमदन में क्या होता है? कोई पैसे आने के चांस होते हैं, जब चीजें हम बेचते हैं तो हमें पैसे आने का चांस होते हैं, हमारी कीमत जो हम वसूल करते हैं उसको हम लोग आमदन का नाम देते हैं। इसका उलट देखेंगे, इसका उलट क्या है? एक्सपेंसेस
एक उर्दू में क्या कहेंगे? ठीक है। आमदनी में कुछ चीज हम बेचते हैं, लेकिन अखराजात में क्या होगा, कुछ ना कुछ हम लोग खरीद रहे हैं। ठीक है। आप जरा ध्यान करें मेरी तरफ, अभी नोट ना करें, पहले इसको कंसेप्ट को समझें फिर नोट करें। ठीक है, क्योंकि ये अहम चीज है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या है, अखराजात किसे कहते हैं? आप लोगों के मुताबिक अभी तक तो अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सब्जी ले, घर की रोटी खर्चा है, बिजली का बिल दिया वो भी खर्चा है। ठीक है, और बच्चों को कुछ पैसे दे दिए वो भी खर्चा है, ट्यूशन फीस दे दी वो भी खर्चा है। ठीक है, ये सारे खर्चे हैं। इन सारों की एक लिस्ट बना लें, तो उस लिस्ट को हम क्या कहेंगे कि ये किसकी लिस्ट है? अखराजात। ये सारे क्या हैं? ठीक है, यही होता है घरों में। कारोबार में देखिए क्या होता है, कारोबार में अखराजात का क्या मतलब है, कारोबार में एक्सपेंसेस का क्या मतलब है। ठीक है, ये जो आमदन है, ये जो आमदन है, ये जो रेवेन्यू, इसको हासिल करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए जितना कुछ पैसा लगा रहे हैं वो सारा क्या है? समझ आ गई बात? वो सारे क्या हैं? अखराजात। आमदन हासिल करने के लिए जितने भी हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? अखराजात। इसको हम लोग इंग्लिश में क्यों डिफाइन करेंगे? और इट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि ये जो गुड्स या सर्विसेज हैं, ये गुड्स या सर्विसेज, ये जो हम कस्टमर को बेच रहे हैं, जाहिर बात है ये हमने खरीदी भी नहीं, खरीदी है पहले, गुड्स पहले खरीदेंगे तो फिर ही बेचेंगे ना, या बनाएंगे बना के फिर बेचेंगे, ऐसा ही होता है। गुड्स को खरीदने पे पैसे लगते, गुड्स को खरीदने पे पैसे लगते, तो वो क्या कहलाएगा? खर्चा। ठीक है, अब फर्ज करें, एक मिसाल देता हूँ आपको, हमने ये जो 10,000 रुपए की गुड्स बेची है, ये हमने खरीदी थी 7,000। खरीदी कितने की? 7,000। फर्ज करें कि हमने परचेज कितने की थी? परचेज हमने की थी 7,000। ठीक है, और बेची कितने में? 10,000। अब खर्चे की तारीख ये है कि ये जो गुड्स हम बेच रहे हैं अपने कस्टमर को, इनकी जो कॉस्ट है, इनकी जो लागत है, जो हमारा इनके ऊपर पैसा लगा है, वो क्या है? खर्चा। और जो इनको बेचने से पैसा हमें मिला है वो है आमदन। 7,000 की मैंने गुड्स खरीदी, 10,000 रुपए में मैंने वो बेची, मेरा खर्चा कितना होगा? खर्चा कितना? 7,000। मुनाफा नहीं है, आमदन कितना? आमदन 3,000। 3,000। चलिए आपने बीच में बात इसमें ले ही आए हैं, तो ये फिर मुझे बताएं मुनाफा कितना? 3,000। यस, मुनाफा कितना है? 3,000। अब देखिए, 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। इस मिसाल में जो मैंने आपको मिसाल दी है, 7,000 की मैंने गुड्स खरीदी और 10,000 में बेची, इसमें मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएं मेरा खर्चा कितना है? 7,000। मेरी आमदन कितनी? 3,000। मेरा मुनाफा कितना? 3,000। ठीक सब हुआ? आमदन कितनी है? 10,000। मुनाफा कितने? 3,000। इसका मतलब ये हुआ कि आमदन और चीज है, आमदन और मुनाफा एक नहीं। ठीक है, हो गया ये भी कंसेप्ट इधर। पहले, आज से पहले तक तो आप यही समझते होंगे कि आमदन भी और मुनाफा एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों एक चीज हरगिज नहीं है। ठीक है, अब मुनाफा आप लोगों ने खुद ही, चले आपने खुद ही क्लियर कर लिया, मैंने तो, मुझे तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब हम खुद ही निकाल लिया कि मुनाफा इसमें। लेकिन यहाँ पर हमारा जो समझने वाली चीज है वो क्या है? एक्सपेंसेस और अखराजात, और हम ये समझ रहे हैं, मुनाफा आपने खुद ही बीच में निकाल दिया, वो आपने खुद ही समझ लिया। ठीक है, एक्सपेंस की तारीफ दोबारा करते हैं। अब समझ आ रही है कि लागत किसे कहते हैं? कॉस्ट, इंग्लिश में कॉस्ट, उर्दू में लागत। ये जो गुड्स और सर्विसेज हम अपने कस्टमर को बेचते हैं, गुड्स और सर्विसेज हम कस्टमर को बेचते हैं, इनको पहले हमने कहीं ना कहीं खरीदा है या बनाया है। ठीक है, तो इनको खरीदने या बनाने पे कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट आई है, कुछ ना कुछ पहले लागत आई है। वो जो लागत आई है ना गुड्स और सर्विसेज पे, वो क्या कहलाती है? एक्सपेंसेस। और जो इन गुड्स और सर्विसेज को हम आगे बेच के पैसा कमाते हैं वो होती है आमदन। ओके, अब इंग्लिश में इसको यूं डिफाइन करते हैं, इट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज। ये गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट है, लागत है,
ये गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो हमारा लगा पैसा, ये वो है एक्सपेंसेस। ठीक है, कौन सी गुड्स या सर्विसेज? कौन सी? वो वाली जो हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं या मुहैया कर रहे हैं। किस लिए? आमदन हासिल करने के लिए। ठीक है, स्टेप्स समझ आ रहे हैं? स्टेप्स। अखराजात किसे कहते हैं? खर्चा किसे कहते हैं? ये उन गुड्स या सर्विसेज की लागत, कॉस्ट है। किन गुड्स या सर्विसेज? जो हम अपने कस्टमर को बेचते हैं किस लिए? आमदन हासिल करने। कितने स्टेप हो? 3। पहले स्टेप में क्या बताएंगे कि ये खर्चा क्या होता है? ये उन गुड्स और सर्विसेज की क्या है? कॉस्ट है या लागत। किन गुड्स या सर्विसेज की? जो हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं या मुहैया कर रहे हैं। किस लिए? आमदन आमदन हासिल करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन इन गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जो हमारी लागत आई वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज सोल्ड या प्रोवाइडेड। किसको? टू कस्टमर। किस लिए? टू जनरेट रेवेन्यू, आमदनी हासिल करनी। समझ आ रहे तीनों स्टेप? अखराजात क्या चीज है? कॉस्ट है किसकी? गुड्स या सर्विसेज की। कौन सी? जो हमने बेची है या मुहैया की है। किसको? कस्टमर को। किस लिए? आमदनी हासिल करनी। ठीक है, तो मैंने पहले ही शुरू में कहा था, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन के शुरू में कहा था कि ये आमदन हासिल करने के लिए जो भी हम लगाते हैं पैसे, वो सारा क्या कहलाता है? ठीक है, एक्सपेंसेस की और भी तारीफें हैं, और भी इसकी तारीफें हैं, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल उन तारीफों में नहीं जा रहे। फिलहाल हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चाहिए था ताकि हम लोग इसके ऊपर एक बिल्डिंग पूरी कर सकें। ठीक है, बाकी वाले कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे जैसे वो आते जाएंगे, जहाँ जरूरत पड़ती जाएगी, मैं वहाँ पर आपको बताता जाऊँगा कि एक्सपेंसेस की एक ये भी तारीफ है, एक्सपेंसेस की एक ये भी तारीफ है। समझ आ रही बात? अभी फिलहाल मैं सारी तारीफें आपको नहीं पढ़ा। ठीक है, इसकी देखते हैं, एक तारीफ और देख लेते हैं जो आपके नोट्स में लिखी, ताकि आपको घर जाके इसको याद करने में मसला ना हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, तारीफ है, कॉन्सेप्ट है, दोनों चीजें हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट ये तारीफ देख लेते हैं जो आपके नोट्स में। लेट्स सी, नंबर कॉन्सेप्ट। वो ऊपर ही है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? 43 पे मिल गया? 43। ओके, क्या लिखा है इसमें? हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा इसमें देखें 2-3 तरीके लिखी हुई है ना, कुछ पेंसिल से भी लिखी हुई है, कुछ टाइप की हुई है। तो एक तारीफ हमने इसमें से पढ़ी है, वो जो सबसे एंड वाली लाइन जो पेंसिल से लिखी हुई है, हाथ से लिखी हुई है, वो वाली देखिए क्या लिखा हुआ। आमदनी हासिल करने के लिए जो अदायगियां की जाती हैं इनको क्या कहते हैं? अखराजात। हमने ये वाली तारीफ। ठीक है, इसके ऊपर वाली भी देख लें, बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे जब हम लोग कहीं पर इसकी जरूरत पड़े दूसरी तारीफ। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इसकी सिर्फ कोई एक तारीफ नहीं है, इसकी 2 तारीफें 3 तारीफें और भी हैं। तो जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे। 2 चीज होगी, रेवेन्यू हो गया, आमदनी हो गया। इसकी भी मिसाल लिखें, मसलन कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ₹7,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, अशिया की कीमतें खरीद, अशिया की कीमतें 7,000 है। अब हमारा खर्चा कितना हुआ इसमें? इस मिसाल में खर्चा कितने? यस, 7,000। समझ आ गई बात? अच्छा नहीं, एक ही तारीख एक मिसाल तो आती है, बाकी जो दूसरी पड़ेगी। एक और सैलरीज पेड ₹10,000। वो जो हमारे पास मजदूर काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? गुड्स बना रहे हैं, या गुड्स बनाने में मदद कर रहे हैं। तो उनको जो हम तनख्वाह देते हैं उसको क्या कहते हैं? सैलरी। सैलरी होता है ना, सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह। जो हम अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देते हैं वो भी क्या है?
खर्चा है। एक और मिसाल लिख लें जो आपकी जानी पहचानी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹20,000। अच्छा, बिजली का बिल दिया 20,000, ये भी क्या है? अच्छा, यही भी है। आगे जितने मर्जी लिखते हैं, पानी का बिल दिया, गैस का बिल दिया, सारे के खर्चे हैं। अच्छा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बात ध्यान में रखें, ये जो मैंने लिखा है सैलरी स्केल, तनख्वाह दी है, किस मुलाजिम को तनख्वाह दी है? जो हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है, किस मुलाजिम को तनख्वाह दी? जो हमारे कारोबार में काम करे, जो हमारे बिजनेस में काम करे। एक वो मुलाजमीन भी हैं जो हमारे घर पे काम करते हैं, उनको भी तो हम तनख्वाह देते हैं। क्या वो तनख्वाह इस अखराजात की मिसाल में आ सकते हैं? नहीं आएंगे। क्यों? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। हम लोग अकाउंटिंग में जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सारा किससे रिलेटेड है? ये कल भी हम बात करेंगे, पिछले महीने दिन में भी उसमें ये रोजाना करेंगे, ये जब तक हमारे दिमाग में ये पक्का नहीं होगा। बिजली का बिल हम लोग घर का भी देते हैं, और लेकिन ये जो बिजली का बिल है ये कारोबार का बिजली का बिल है। जो कुछ भी हम इधर लिखेंगे वो सारा कुछ ताल्लुक उसका कारोबार से। ओके, एक आखिरी चीज है कैपिटल, उर्दू में कहते हैं इसको, बड़ी सिंपल, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद लिख लें। पहले सर कॉन्सेप्ट समझो बेटा, इधर देखें, सरमाया किसे कहते हैं? कारोबार का मालिक। मैं सीधा तारीफ ही बता, कारोबार का मालिक जब कारोबार को शुरू करने लगता है, बेटा ध्यान से सुनिए बात, कारोबार का मालिक जब कारोबार को शुरू करने लगता है तो उस वक्त हो सकता है वो कुछ पैसे लगाएगा, कुछ सामान भी लगाएगा। मसलन कारोबार के ऑफिस को अगर एक टेबल की ज़रूरत है, अगर वो परचेज नहीं कर सकता फिलहाल टेबल, तो अपने घर से कोई टेबल उठा के लेके कारोबार में रख देता है, ठीक है। एक पंखा चाहिए, वो पंखा भी वो घर से ला के कारोबार को दे देता है। 5 लाख रुपया चाहिए, वो कैश भी ला के कारोबार में लगा देता है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें लगा दी उसने कारोबार में, टेबल लगाया, पंखा लगाया, कैश लगाया, 3 चीज़ें लगाई। तो ये तीनों चीज़ें जो कारोबार का मालिक अपने कारोबार को दे रहा है, किस लिए? कारोबार को शुरू करने के लिए या कारोबार को बढ़ाने के लिए, कारोबार को चलते हुए कारोबार को बढ़ाने के लिए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कारोबार को शुरू करने के लिए या चलते हुए कारोबार को मजीद बढ़ाने के लिए कारोबार का मालिक जितना पैसा लगाएगा या जो चीज़ें लगाएगा, वो सारी चीज़ों की कीमत को हम इकट्ठा कर लेंगे। वो जितनी भी उसकी वेल्थ, उसकी दौलत की वो बढ़ती है, जो उसकी वैल्यू बढ़ती है, वो सारी क्या कहलाएगी? सरमाया, या उसको कहते हैं कैपिटल। फर्ज करें मैंने जो कारोबार शुरू किया उसमें कैश कितना लगाया? अभी 5 लाख। मैंने टेबल रखा है वो है फर्ज करो 10,000, और मैंने पंखा लगाया है बीच में वो है 5,000। टोटल कितना होगा? 5,15,000। तो मैं क्या कहूँगा कि मेरा कारोबार में मेरा कैपिटल कितना लगा है? 5,15,000। समझानी बात? तो तारीफ क्या है इसकी कैपिटल की? दोबारा रिवाइज करें। कारोबार का मालिक कारोबार को शुरू करने के लिए या कारोबार को मजीद बढ़ाने के लिए अपने साथी तरह से जो कुछ भी जितना भी कैश या अदर थिंग्स लगाता है कारोबार में, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? कैपिटल, या उसको उर्दू में कहते हैं सरमाया। आप आम अल्फाज में, आम लाइफ में यूँ समझ सकते हैं कि कारोबार के मालिक ने जो इन्वेस्टमेंट की, कारोबार के मालिक ने कारोबार में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की, वो क्या कहलाती है? उसका हम नाम क्या देंगे? कैपिटल, या उसको उर्दू में कहेंगे सरमाया। इज दैट क्लियर? तो डेफिनेशन क्या बनी? कैश और एनीथिंग, कैश कह दें या कुछ भी, इन्वेस्टेड बाय द ऑनर in business to
स्टार्ट और एक्सपेंड इट। कारोबार का मालिक ने कैश या कोई भी चीज लगाई है, इन्वेस्ट की है, किसने? कारोबार में। किसने? ओनर ने, मालिक ने कारोबार में लगाया। किस लिए? इसको स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, या इसको मजीद बढ़ाने के लिए। वो जो कुछ भी लगा रहा है, कैश, चीजें, जो कुछ भी लगा रहा है, तो सबकी वैल्यू जमा कर लो, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल या सरमाया। इज दैट क्लियर? अब इसमें मिसाल इसकी लिख लें, जो कि आपके नोट्स में हो सकता है ना लिखी क्यों है? लिखी हुई है? ओके, बस ठीक है। नंबर 13 नंबर, 13 नंबर डेफिनेशन। बेटा गौर करेगा। नंबर 13, वो नकद रकम, पहली चीज आ गई कैश। कैश को नकद रकम कहते हैं। वो नकद रकम या अशिया, कुछ भी कह लें, कोई भी चीज, जिनकी मदद से कारोबार का मालिक शुरू करता है। क्या शुरू करता है? कारोबार। ये इसमें लिखने जिनकी मदद से कारोबार का मालिक कारोबार शुरू करता है। मालिक के बाद लफ्ज लिख लें कारोबार, मालिक के बाद कारोबार। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, अभी बात खत्म नहीं। या अपने कारोबार को बढ़ाता है, इसे क्या कहते हैं जी? कैपिटल। जो भी चीजें उसमें लगाई, सरमाया या कैपिटल। समझ आ गई बात? 3 तारीखें काफी हैं। कल इंशाल्लाह ताला तीनों लिखेंगे। कोई क्वेश्चन है आपका? सवाल पूछना हो? ठीक है, ओके।